बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट हर लेक्चर से पहले हम जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं वो ये एक प्यारी दुआ ही है कि अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे, तर्जमा तफसीर अगर अल्लाह करम करे, और फिर जो भी इल्म हासिल हो उसको उस पर अमल भी करते होंगे, और अमल भी ज़ाहिर है वो इखलास के साथ, और उसके अंदर तकब्बर शामिल ना हो। इल्म जो है वो किसी बहस के लिए नहीं होना चाहिए कि किसी गैदरिंग के अंदर ये पता चल जाए कि जी मैं इल्म वाला हूँ। प्यारे प्यारे जो हैं अल्लाह वाले, वो तो अगर इल्म की बात करते थे, पूछा जाता था तो वो यही कहते थे कि ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं प्यारे प्यारे बुज़ुर्गों की। उसमें एक ये भी बुज़ुर्ग ऐसे भी जो कहते थे कि जी मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला को ही पता है। और कहते हैं कि इल्म जो है उसका जो कि जी मेन इल्म वो अल्लाह का ही इल्म है, यानी अल्लाह की तरफ ही ये इल्म को करना चाहिए। तो और बाकी जो है फिर अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि ये वबा जल्द ख़त्म हो जाए। अल्लाह के करम से ऐसे महसूस हो रहा है कि कमी हो रही है, तो साथ ही साथ ये दुआ भी कि अल्लाह हमें ईमान पे ही कायम रखे, ईमान पे ही ख़ात्मा हो, इस्तकामत अता करे, अल्लाह करम करे और हमें बेहिसाब जो है वो जन्नत में दाखिल करे। जब हम बेहिसाब जन्नत की बात करते हैं तो फिर हमें ये दुनिया जो है वो अल्लाह रसूल के बताए हुए कानून के तहत जो है वो गुजारने की कोशिश करते हुए ही ये दुआ करनी चाहिए। नहीं दुआ हम करते रहें, ठीक है, अल्लाह जो है वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन फिर भी एक तरीका जो है वो तो बताया गया है ना। नहीं तो अगर ये कोई तरीका कोई अडॉप्ट ही ना करे और ये दुआएँ ही करता रहे, वो तो अल्लाह है जो मर्ज़ी करे, जिस तरह मर्ज़ी किसी को किस को बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह करम करे। तो ये अपना लेक्चर जो है हम शुरू करते हैं। तो हम इसमें टॉपिक जो हमारा था वो हम स्विच स्टेटमेंट जो है, अब उससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आउटपुट वाले, एरर्स वाले, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चैप्टर 11 का टॉपिक है, और चैप्टर 11 के टॉपिक ये आखिरी 1-2 टॉपिक हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर 11 ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह करम करे, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, ये चैप्टर 11 हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम डिसीजन कंस्ट्रक्ट। ये लिंक जो है ये अब वैसे स्लाइड में आपको बताया जा रहा है, अदरवाइज़ हम इससे आगे काफ़ी चले गए हैं। अब इसमें हमने स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड जो हैं आउटपुट वाले क्वेश्चन या एरर्स वाले जो क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और आपको ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चैप्टर 11, चैप्टर 12 इससे रिलेटेड जो है आउटपुट, एरर्स और फिर री राइट वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन की ये जो आपकी प्रोग्रामिंग है, ये छोटे छोटे जो कोड हैं, इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जो है आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगी। सिर्फ ये स्लाइड से ना करें, इसकी प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। अब जिस तरह मैथ में आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ आता है, इसी तरीके से सेकेंड ईयर के अंदर भी ये जो सी लैंग्वेज से रिलेटेड जो टॉपिक हैं इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपको ये टॉपिक आएंगे। ये इस तरह देखते कि तो ज़ाहिर है प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो तो हम एक किताब कोई पढ़ें इसका मतलब हम प्रोग्रामर बन जाए और सॉफ्टवेयर हाउस में हमें जॉब मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अब ये आउटपुट वाले क्वेश्चन हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। सपोज़ ये हमारे पास ये कोड है, जिसको हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इधर एक वेरिएबल बनाया गया कैरेक्टर टाइप का, उसमें ए स्टोर कर दिया। अब स्विच स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें एक्सप्रेशन जो है उसको डिफरेंट सिचुएशन के साथ मैच किया जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल का नाम ही लिखती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। अब इसको कंपेयर किया जाएगा डिफरेंट सिचुएशन के साथ कि पहली सिचुएशन ये है कि ए है, तो एक्सप्रेशन के अंदर ए है, हाँ जी एक्सप्रेशन के अंदर ए ही है, तो अब प्रिंट क्या हो जाएगा, ए स्क्रीन पर। और अब डिफ़ॉल्ट आपको पता है एल्स, जो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एल्स होता है तो उसी से सिमिलर जो है स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर गौर करें कि इधर कोई ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं की गई, और हमें पता है
कि ब्रेक स्टेटमेंट जब लगाते हैं तो फिर ही फर्दर एग्जीक्यूशन जो है रुकती है स्विच स्टेटमेंट में। अदरवाइज़ एंट्री पॉइंट तो वही होता है जो सिचुएशन होती है। अगर सिचुएशन जब ट्रू हो जाएगी तो एंट्री पॉइंट हो जाएगा, तो लाइंस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन टिल द एंड ऑफ द क्लोजिंग ब्रेस सारी लाइन जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो अब उसको रोकने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर रिमेनिंग स्टेटमेंट जो है उसको स्किप कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं की गई, तो इसका मतलब है कि ये प्रिंट एफ जो ए जो है ये ए भी प्रिंट हो जाएगा और साथ ही नॉट ए भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए नॉट ए, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको आपने देखना है कि ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया। उसके बाद आगे मज़ीद आउटपुट जो है वो फॉलोइंग जो है इसकी आउटपुट कोड की क्या है, ये हमारे पास कोड है। अब यहाँ पे अगर हम चलते हैं, अब ये देखें ये एक कोड है, इसके अंदर एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाया चूज़ का और उसमें बी स्टोर किया। अब एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ ये वेरिएबल का नाम ही लिख दिया, इसका मतलब है अब ये एक्सप्रेशन का आंसर जो है बी आया हुआ है। अब डिफरेंट सिचुएशन के साथ मैच किया जाएगा कि एक्सप्रेशन का आंसर जिस तरह अगर ए है लेकिन एक्सप्रेशन का आंसर जो है यहाँ पे बी इसका आंसर है, तो इसके साथ मैच नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट सिचुएशन जो है चाहे वो स्मॉल ए है या कैपिटल ए है, तो उससे उसके अंडर जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद केस बी या स्मॉल बी है या कैपिटल बी है, अब ये मैच कर जाता है कि ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो इस सिचुएशन के साथ मैच कर जाती है और इसके अंदर जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन आप वही देख लें कि इस कोड के अंदर ब्रेक की स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं की गई, तो फर्दर जितनी भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो अब जो है ये यू लूज़ या यू लॉस ये और यू ड्रॉ ये जो है ये दोनों मैसेज प्रिंट हो जाएंगे। अब क्योंकि बैकस्लैश एन है तो एक लाइन पे एक मैसेज और अगली लाइन पे दूसरा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लगाई गई है या नहीं लगाई गई। अगर नहीं लगाई गई तो फिर एंट्री पॉइंट तो वो जो सिचुएशन मैच करेगी वही एंट्री पॉइंट होगा, लेकिन आगे ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेस स्विच के एंड तक जो है, क्लोजिंग ब्रेस यहाँ पर है, स्विच के एंड तक जो जितनी भी स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपने इस बात का ख्याल करना है। अब जो है उसके बाद ये अगला ये हमारे पास एक टॉपिक है कि जी नेस्टेड इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब जिस तरह हमने बात की थी कि द स्विच स्टेटमेंट नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आर यूज व्हेन देयर आर मल्टीपल चॉइसेस होती हैं लेकिन डेफिनेटली एक ही एग्जीक्यूट होगा। तो अब ये इसका इन दोनों के डिफरेंस हैं क्या हमारे पास, ये इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर अगर हम चलें और इधर एक मिनट मैं इसको कर लूँ, फिर इसको अगर हम चलाते हैं तो ये हमारे पास ये डिफरेंस जो है दोनों का हम देख लेते हैं। सिमिलर ही है सिचुएशन के, अगर एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं तो हम ये नेस्टेड इफ एल्स और ये स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस है। अब ये दो बातें ये इस पॉइंट से हट के भी कि ये कहा जाता है कि स्विच स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। इट इज़ ईजी टू यूज़ व्हेन देयर आर मल्टीपल चॉइसेस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ व्हेन देयर आर मल्टीपल चॉइसेस। अब ठीक है, ये बातें जो हैं ये हम बुक्स की जब बात करते हैं या इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये डिफरेंस ऐसे नज़र आ रहा होता है। अब उसमें अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कहें कि हाँ जी सर ये बात आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन ये बुक्स के अंदर यही कि ये इस स्विच स्टेटमेंट की रीडेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इट यूजेस सिंगल एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल चॉइसेस, ये डेफिनेटली है कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेशन जो है वो आप सिंगल ही इस्तेमाल करते हैं, उसको मल्टीपल चॉइसेस सिचुएशन के साथ मैच करते हैं। लेकिन अब इफ़ जो इस्तेमाल करते हैं नेस्टेड कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स,
इसके अंदर क्या होता है इफ़ एल्स इफ के, जिसके अंदर मल्टीपल एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जा सकता है, मल्टीपल चॉइसेस, यानी आप कंडीशन जो हैं वो भी डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन नॉट चेक अ रेंज ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, रेंज, क्योंकि यहाँ पे फिक्स वैल्यू को चेक कर रहा है ना, इंटीजर टाइप या करेक्टर टाइप फिक्स वैल्यू को चेक कर रहा है, तो इसलिए रेंज नहीं आप कर सकते। यानी ये सपोज करते हैं कि ए इज़ ग्रेटर दैन 5, अब ग्रेटर दैन 5 जो है वो 6 भी ग्रेटर दैन 5 है, 7 भी, 8 भी, तो ऐसे आप रेंज इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिक्स वैल्यू को ही चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अब हम इफ एल्स इफ इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो है एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ को चेक किया जा सकता है कि जी अगर आप ए इज़ ग्रेटर दैन 5 कर रहे हैं तो ठीक है, 5 भी इसके अंदर आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, ये टेक्निकल बात। इट चेक्स ओनली कांस्टेंट वैल्यूज, यू कैन नॉट यूज़ वेरिएबल विद केस स्टेटमेंट। यहाँ पे आप जो है जो सिचुएशंस केस लेबल जो है उसमें आप फिक्स वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। यानी आप करेक्टर टाइप इंटीजर टाइप की फ़िक्स वैल्यूज़ जो है कांस्टेंट आप उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी जिस तरह अभी हमने बात की कि जो करेक्टर टाइप जो वेरिएबल है उसमें ए है, बी है, या अगर आप इंटीजर की बात करेंगे तो आप कंपेयर करेंगे कि जी 1 है, 2 है, इस तरह करेंगे, वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। लेकिन यहाँ पे आप जो है इफ़ एल्स इफ के अंदर जो है आप वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, आप कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और वेरिएबल के साथ आप कोई रिलेशन एक्सप्रेशन जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टॉपिक था। अब इसको जो है हम पहले जो बुक के हवाले से नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो ये कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है चैप्टर 11 का, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब ये जो है हमने वो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखा था उसके अंदर ये ऑपरेटर था, और आपको मैंने कहा था कि जो अगला चैप्टर जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये ऑपरेटर आएगा, तो ये है वो कंडीशनल ऑपरेटर जो आप प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो है वो आप ये चैप्टर 9 के अंदर जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है उसके अंदर ये ऑपरेटर देख चुके हुए हैं, लेकिन उसकी वर्किंग जो है डेफिनेटली उस टाइम नहीं थी, तो उसकी वर्किंग अभी हम देख रहे हैं। तो ये है कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो ऑल्टरनेटिव है इफ़ एल्स का, इफ़ एल्स का ऑल्टरनेटिव है। इफ़ एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इफ़ एल्स जो है वो एक से ज़्यादा लाइंस पे नॉर्मली उसको लिखा जाता है, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर जो है उसका फ़ायदा ये है कि इसको एक ही लाइन पे लिखा जा सकता है। अब इसके अंदर वही बात कि पहले इसका ये अगर ये कंडीशनल ऑपरेटर है तो इससे रिलेटेड जो है ये टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन का है, ठीक है। अब उसके अंदर अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो आप डेफिनेशन में ही इतना ही 3 लाइनें कर लें, ताकि 3 लाइनें जो हैं फिर भी हमारे पास कोई मटेरियल बन जाए। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर का शॉर्ट क्वेश्चन। कंडीशनल ऑपरेटर इज़ यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू द इफ एल्स स्टेटमेंट, इट इज़ अ टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ये सी लैंग्वेज में सिर्फ यही एक ऑपरेटर है जो 3 ऑपरेंड रिक्वायर करता है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इसको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। 3 ऑपरेंड्स आपको बताने पड़ते हैं। अब ये जनरल वैसे तो अगला टॉपिक आ जाता है कि जी कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटेक्स बता दें, अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, तो लेकिन ये कि लाइन आप थोड़ी इंक्रीज करने के लिए इसको डेफिनेशन के अंदर ही 3 लाइनें शामिल कर लें। अदरवाइज़ अगर आप बात करते हैं इसके सिंटेक्स की तो फिर डेफिनेटली ये आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये लाइनें आप, ये आपको पता है कि ये आप जहाँ पे फुल स्टॉप शुरू होता है वहाँ से शुरू होगा। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका जनरल फॉर्म और सिंटेक्स। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कंडीशनल एक्सप्रेशन, यानी कोई ना कोई कंडीशन आप इस्तेमाल करते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। उसके बाद जिस तरह इफ़ कंडीशन जो है उसमें कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर पहले आप ये कंडीशन लिख रहे हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेटर है। जिस तरह आप सेपरेटर क्या है, डिलिमीटर क्या है हमारे पास, ब्रेसेस, ठीक है। अब जब आप बात करते हैं फंक्शन की तो पेरेंथेसिस जो है वही हमारा डिलिमीटर है कि यहीं से शुरू हुआ पेरेंथेसिस और ख़त्म हुआ फंक्शन के लिए। इसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे सेपरेटर जो है, क्योंकि टर्नरी है ना, 3 बातें बतानी है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क जो है वो पहले कंडीशन और जो ट्रू पार्ट जो है उसके दरमियान सेपरेटर का काम कर रहा है क्वेश्चन मार्क। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब आप कहें कि सर ये क्या बात हुई, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो काफ़ी जगह जो है इससे पहले भी हम ऐसे सिंबल यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से जिसका परसेंटेज वो मॉडुलस का है तो वो है तो साइन परसेंटेज का है।
तो इस तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो सिंबल है वो सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइफ में हम किसी और चीज़ के साथ जो इसको एसोसिएट करते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन और ट्रू पार्ट के दरमियान सेपरेटर क्वेश्चन मार्क है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क से लेकर ये कॉलन, अब ये भी एक सेपरेटर है जो ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट को सेपरेट करता है। तो क्वेश्चन मार्क और कॉलन के अंदर जो कुछ आपने एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर कॉलन से लेकर सेमी कॉलन तक जो फॉल्स पार्ट है उसको एवेल्यूएट किया जाएगा। और आपको पता है ये इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक लाइन पे लिखा जा रहा है। आप नॉर्मली इफ़ एल्स जो है मल्टीपल लाइंस पे आप लिखते हैं। कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क और कॉलन के दरमियान जो पार्ट है उसको एवेल्यूएट किया जाएगा। कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो कॉलन और सेमी कॉलन के दरमियान जो पार्ट है उसको एवेल्यूएट किया जाएगा। एक्सप्रेशन जो है कोई भी हो सकता है, रिलेशन लॉजिकल एक्सप्रेशन। इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू देन द ट्रू केस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द फॉल्स केस स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, दो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक इसकी डेफिनीशन और एक इसका सिंटेक्स। आगे जो एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये एक प्रोग्राम और इसके अंदर जो है आप दो वैल्यूज़ गेट की जा रही हैं। इसमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए और दूसरा बी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। दो वैल्यूज़ गेट की जा रही हैं। स्कैन एफ के अंदर दो वैल्यूज़, ए की स्कैन एफ से दो वैल्यूज़ गेट की जा रही हैं, ए और बी की वैल्यू। अब आप जो है ये अगर सपोज़ कर लेते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो 5 है और बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कंडीशन जब आप चेक करेंगे कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, हाँ जी कंडीशन 2 है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो अब क्वेश्चन मार्क से लेकर कॉलन तक जितना पार्ट है उसको वैल्यूएट किया जाएगा। वैल्यूएट किया जाएगा तो यहाँ पे आप फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर पहले ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है, उसके बाद स्ट्रिंग है, तो ए की वैल्यू 5 ये परसेंट डी की जगह आ जाएगी, तो आप ये मैसेज शो हो जाएगा 5 इज़ लार्जर, 5 इज़ लार्जर। फॉर्मेट स्ट्रिंग में पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर है, उसके बाद स्ट्रिंग है, तो पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी 5 और उसके बाद स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया जाएगा ए इज़ लार्जर। अगर ये रिवर्स होता, अगर बी की वैल्यू बड़ी होती तो फिर कॉलन से लेकर ये सेमी कॉलन तक जो है पार्ट ये वैल्यूएट होना था और फिर वो वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जानी थी। तो ये हमारे पास जो है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर ये टॉपिक था। इसके बाद जो है अगर हम देखें ये कंडीशनल ऑपरेटर को पहले हम देख लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो फिर एक आखिरी टॉपिक जो है वो चैप्टर 11 में मौजूद है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसको एवेल्यूएट जब हम करेंगे तो ये कंडीशनल ऑपरेटर का टॉपिक, इसको हम देखते हैं। अब कंडीशनल ऑपरेटर जो है तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है, ये भी आप सिंपल इफ स्टेटमेंट की जगह इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स रिटर्न वन वैल्यू इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, ए की वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू पार्ट अगर कंडीशन ट्रू होगी, और अदर वैल्यू अदर पार्ट एक वैल्यूएट होगा अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इस ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स को यूज़ किया जाता है। अब सिंटैक्स कंडीशनल ऑपरेटर का क्या है, वही कंडीशन, फिर ट्रू के स्टेटमेंट, फिर कॉलन फॉल्स के स्टेटमेंट, ठीक है। अब कंडीशन जो है वो कोई भी हो सकती है जिसके अंदर आप रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंडीशन के अंदर ये रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जा सकता है, और कंडीशन जो है वो डेफिनेटली या तो वो ट्रू होती है या फॉल्स। उसके बाद ट्रू के स्टेटमेंट ये एक्सिक्यूट होता है अगर कंडीशन जो है वो उसका जवाब ट्रू में आएगा, तो ट्रू के स्टेटमेंट को एवेल्यूएट कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद फॉल्स के स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन जो है उसकी एवेल्यूएशन जो है उसमें आंसर जो है अगर फॉल्स आ जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल जो है यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि इधर जो है अगर आप ए की वैल्यू 100 से ग्रेटर है तो 0 रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो 1 रिटर्न हो जाएगा। ये इफ़ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट जो है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। आगे अब कोई एग्जांपल और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स एंड डिस्प्लेज विच नंबर इज़ लार्जर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। 2 नंबर एंटर करें और ये कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से बताएं कि कौन सा वैल्यू जो है, कौन सा नंबर जो है वो लार्जर है, ठीक है।
तो ये वही एग्जांपल हमारे पास, 2 नंबर एंटर किए स्कैन की मदद से और फिर आप ये कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से इसको वैल्यूएट कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू अगर वाई से ग्रेटर है तो फिर आप वही एक्स की वैल्यू जो है वह पहले प्रिंट होगी, उसके बाद इज़ लार्जर एज ए स्ट्रिंग साथ अटैच कर दिया जाएगा। अगर बी की वैल्यू ग्रेटर है तो फिर बी की वैल्यू उसके बाद इज़ लार्जर शो किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास। अब अगला एक कि जी प्रोग्राम एग्जांपल, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ए प्रोग्राम डेट इनपुट्स एन नंबर एंड डिस्प्लेज वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 4 और नॉट बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। एक नंबर एंटर करें और फिर ये डिस्प्ले करें कि ये नंबर जो है 4 पे अगर डिविजिबल है तो दिखा दिया जाए, नहीं है तो फिर भी बताया जाए। अब ये प्रोग्राम जो है इसके लिए एक वेरिएबल n ले लिया इंटीजर टाइप का, वैल्यू गेट की गई। उसके बाद अब आप ये देखें ये रिमाइंडर ऑपरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर 4 पे इसको डिवाइड किया जाता है और पूरा डिवाइड हो जाता है, 0 आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 4 पे अगर डिवाइड हो रहा है यानी 4, 8, 12, 16 ये अगर वैल्यूज़ हैं तो पूरा 4 पे डिवाइड हो रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन मार्क से लेकर कोलन तक जितना पार्ट है उसको एवेल्यूएट किया जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रिंग ही है, मैसेज ही है, तो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा डिविजिबल बाय 4। तो अगर 4 पे पूरा डिवाइड नहीं होता यानी 4 के टेबल के हवाले से वैल्यूज़ नहीं है तो फिर वो प्रिंट कर देगा सिर्फ एक स्ट्रिंग है नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो ये हमें आंसर नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने देखना है, इसको एवेल्यूएट आप करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। अब ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। ट्रेस द वैल्यू ऑफ सी वेरिएबल आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। इस कोड को जब आप एवेल्यूएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा सी का। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। अब इधर देखें, वही आप ड्राई रन ट्रेस टेबल भी कर सकते हैं कि ए बी सी के कॉलम्स बना लें, उसके नीचे नीचे वैल्यूज़ लिखते जाएं। अब ए बी 2 वेरिएबल बनाए, तीसरा वेरिएबल सी बनाया, सी में 5 स्टोर कर दिया। तो अब जो है ये सी की वैल्यू हमने इस पे दिखानी है, तो इसका मतलब सी पे अगर हम तवज्जो कर लें तो यहाँ पे सी प्लस प्लस इस्तेमाल किया गया। सी की वैल्यू जो है, अब देखें आगे सी की वैल्यू कहीं यूज़ नहीं हो रही, तो अब जो है ये बी जो वेरिएबल है उसमें सी की वैल्यू मिल रही है। आपको पता है ये पोस्टफिक्स है, पहले सी की वैल्यू रिटर्न की जाती है एक्सप्रेशन को, उसके बाद सी की वैल्यू में 1 इंक्रीज़ किया जाएगा। तो सी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 5 पहले बी को मिल जाएगी, बी में 5 वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद सी की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा तो सी की वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगी। लेकिन बी वेरिएबल है उसको 5 मिला, बी वेरिएबल को 5 मिल गया और उसके बाद इस अब बी वेरिएबल को 5 मिल चुका हुआ है, तो अब अगला एक्सप्रेशन जो है उसमें बी की वैल्यू को पहले डिक्रीज़ किया जाएगा। 4 वैल्यू पहले होगी बी की, उसके बाद वेरिएबल ए को मिल जाएगी। तो टेक्निकली क्या हो गया, मे बी ए और बी की वैल्यू दोनों सेम 4 ही होगी। अब ये कंडीशनल ऑपरेटर है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो अब मैंने पहले ही आपको कहा था जब भी ऐसी कंडीशन होती हैं तो सिर्फ आपने ये देखना होता है कि जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। जो असल में सिचुएशन क्या है वो नहीं बोलना होता। तो अगर ए की वैल्यू भी 4 है, बी की वैल्यू भी 4 है, तो क्या ए बी से बड़ा है, तो बस सिर्फ अब ये नहीं कहना कि अब आप नहीं सर वो बराबर है। आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। ए बी अगर 4 है, बी भी 4 है, तो ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, नो, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो बी जो वैल्यू है, बी की वैल्यू भी टेक्निकली और बी की वैल्यू 4 ही है दोनों की, तो बी की वैल्यू ए को मिल जाएगी, सी को मिल जाएगी। तो जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो आंसर हमें 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारे पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो इसको हम देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। अब ये इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये अब x जो है उसमें 7, y में 7 है, कंडीशन चेक की जाएगी। अब वही सिचुएशन जो यहाँ पे थी, x की वैल्यू y से ग्रेटर है, नो, ये फॉल्स हो गया तो फॉल्स वाला पार्ट एवेल्यूएट होगा। y की वैल्यू जो है उसको, क्योंकि देखें ये आगे किसी इक्वल टू नहीं किया जा रहा, किसी को वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इस लाइन के बाद अगर आप y की वैल्यू गेट करेंगे तो y की वैल्यू कम ही हुई होगी, चाहे प्रीफिक्स हो चाहे पोस्टफिक्स हो। तो y की वैल्यू 6 हो गई। अब आप जब प्रिंट करवाएंगे तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में पहले स्ट्रिंग है तो पहले स्ट्रिंग प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, फिर y की वैल्यू जो है कम हो चुकी हुई है तो y की वैल्यू 6 प्रिंट हो जाएगा, साथ
स्ट्रिंग भी आ रहा है वैल्यू ऑफ वाई इज़ इक्वल टू और उसके बाद फिर वाई की वैल्यू, ठीक है। पहले भी आपको ये बार बार हमने ये देख लिया है कि अगर ऐसे के आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं तो अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग में पहले स्ट्रिंग है या बाद में स्ट्रिंग है, तो अगर आप स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करते और सिर्फ एक्सप्रेशन की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं तो आपको एक नंबर ही मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेंगे। स्ट्रिंग अगर है तो स्ट्रिंग भी साथ प्रिंट करना है, चाहे एक्सप्रेशन से पहले है चाहे एक्सप्रेशन के बाद है। उसके बाद अब ये वो कह रहा है कि ये एक हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक लाइन है, तो उसको आपने इफ़ एल्स में कन्वर्ट करना है, यानी कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से आपको ये एक पार्ट लिखा हुआ है, इसको आपने कन्वर्ट करना है। क्योंकि आपको क्या बताया है कि शॉर्ट क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आउटपुट वाले क्वेश्चन, एरर्स वाले क्वेश्चन और उसके बाद जो है कन्वर्जन री राइट वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है आप इसको गौर करेंगे। अब यहाँ पे ये कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको आपने इफ़ एल्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या होगा, ये कंडीशन है, ये ट्रू पार्ट है, ये फॉल्स पार्ट है। तो आप इफ़ के अंदर ये कंडीशन लिखेंगे और फिर ट्रू पार्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, और फिर एल्स में लिख देंगे आंसर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यही करेंगे ना। इसमें पहले कंडीशन लिखेंगे, ये कंडीशन है, ये इफ़ के साथ आ जाएगी कंडीशन। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमने ये एक्स मल्टीप्लाई वाई जो है इसकी वैल्यू किसको मिल रही है, आंसर को, तो हम आंसर में लिख देंगे इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम एल्स लिखेंगे, एल्स के साथ ये एक्स प्लस वाई लिखना है हमने, लेकिन ये वैल्यू किसको मिलेगी, आंसर को, तो हम ये लिख देंगे आंसर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये देख लें कि ऐसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप इसको जो सी लैंग्वेज का जो टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप इसको चेक करते रहेंगे, अब ये लाइन तो ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं लिखी जा सकती, पहले आप ये इंक्लूड मेन लिखेंगे, उसके अंदर फिर ये सारी स्टेटमेंट आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो जो प्रैक्टिस कर लेगा डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला बेहतर नंबर आएंगे। तो उसमें अगर आप ये कहते हैं कि ये थ्योरी करके थोड़ी थोड़ी थ्योरी करके ही हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसकी डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस करनी ही है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है बेशक वो आप कह देंगे सर बोर्ड के पेपर में 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप चॉइस को वेल करते हुए आप 6 क्वेश्चंस आपके पूरे हो ही जाएं। तो इसलिए जो है इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस लाजमी करते रहने हैं। आप ये जो प्रोग्राम जो है, जो प्रोग्राम बताए जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करें, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है आ रहे हैं आउटपुट वाले, एरर वाले और री राइट वाले, इसकी डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपको ये एश्योरेंस अल्लाह के करम से हो सकती है कि ये हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम अटैम्प्ट कर सकेंगे और चॉइस जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अवेल कर सकते हैं। अब ये देख लें कि ये 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया कि जी कंडीशनल एक्सप्रेशन को इफ़ एल्स में कन्वर्ट कर दें। अब ये फिर वही बात कि ये एक एक्सप्रेशन है, इसको आपने इफ़ एल्स के हवाले से चेंज करना है, और ये देख लें कि ये 2019 के अंदर ही ये क्वेश्चन आया। तो इस पर आप तवज्जो करते रहें और ये नोट्स जो हैं यूनिक नोट्स, इसकी प्रैक्टिस आप करते रहें। जो प्रोग्राम्स हैं, ख़ासकर प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम जो हैं इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आ रहे हैं, शॉर्ट में आ रहे हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उसके अंदर भी तो होता है ना, एमसीक्यूज़ के अंदर जो है वो भी तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोई लाइन लिखी हुई है, कोई कोड लिखा हुआ है और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फॉलोइंग 4 ऑप्शंस हैं तो कौन सा जवाब आएगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें। अब ये देखें, ये कंडीशन है, ये कंडीशन को फिर इफ़ में लिखा जाएगा और एक क्वेश्चन मार्क से कॉलन तक जो है, क्योंकि यहाँ पे आप एज इट इज़ ए प्लेन है, इधर तो ये एक वेरिएबल था ना, इस वेरिएबल में वैल्यू एक्सप्रेशन की जाती थी, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो ये लिखना थोड़ा सा आसान है। ये कंडीशन में लिख देंगे और ये बस डायरेक्टली आप उसके साथ जो अगली लाइन है उसमें ये वाई इज़ इक्वल 10 लिख देंगे, फिर एल्स के अंदर ये लिख लेंगे, ये ज़रा आसान है। अब यहाँ एक्स इज़ लेस दैन 0 ये इफ़ में लिखेंगे और फिर नीचे वाई इज़ इक्वल 10 लिख देंगे, एल्स के अंदर आप z इज़ इक्वल 20 लिख देंगे कि ये उसके जो पीछे जो क्वेश्चन हमने किया है उसके वाले से थोड़ा ये इजी ही है, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह के क्वेश्चंस पे आप तवज्जो करें कि अगर
कि लेफ़्ट साइड पे कोई वेरिएबल है तो फिर कैसे करना है, अगर वेरिएबल नहीं है तो कैसे करना है। अगर दोनों इसकी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई कंडीशनल जो एक्सप्रेशन है उसको इफ एल्स में कन्वर्ट करना हो तो आप नहीं कर सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा आप इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। अब जो है इसको फिर दोबारा एक और कि जी इफ एल्स में कन्वर्ट करें। अब ये फिर वो एक वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि इफ़ में जो ब्लॉक है या एल्स के ब्लॉक के अंदर ये RES इज़ इक्वल टू A+50 करेंगे। कंडीशन लिखेंगे इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन 5B, ये आपने लिखा, ये कंडीशन में आ गया। उसके बाद टू पार्ट में RES इज़ इक्वल टू A+50 लिख देंगे और एल्स के अंदर फिर RES इज़ इक्वल टू A×50 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अगर तवज्जो करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। अब ये जो है हमारे पास ये टॉपिक इधर ये कवर होता है। एक जो है लास्ट टॉपिक वो हमारा बुक के हवाले से रह गया है। अब ये एक ना केस स्टडी है। केस स्टडी का मतलब क्या होता है कि एक सिनेरियो आपको बताया जाता है। सिनेरियो जो है ये मैं पहले कंडीशनल ऑपरेटर जो है इसकी प्रैक्टिस आपको करके बताऊंगा। तो अब ये एक केस स्टडी है, एक सिनेरियो बताया जाता है। एक सिनेरियो बताया जाता है तो हम उसको सिनेरियो पे गौर करते हैं कि ये सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन है तो इसमें प्रॉब्लम हमारा क्या है, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो अब ये एक प्रॉब्लम क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट x एंड y कोऑर्डिनेट्स। एक जो x एंड y कोऑर्डिनेट पॉइंट के आप बताएंगे, इनपुट करेंगे इन द कोऑर्डिनेट प्लेन बेस्ड ऑन दीज वैल्यू देन डिटरमिन वेयर आपको पता ना एक्सेस होता है जी, तो ग्राफ पेपर की तरह बात करते हैं। तो इस वैल्यूज़ की बेस पर फिर ये मुतय्यन किया जाएगा वेयर इट लाइज, एक्स पे है, वाई पे है या 4 क्वाड्रेंट जो है ये वैल्यू पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में या किसी एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे लाई करती है इन वैल्यूज़ की बेस पर। तो पहला सोल्यूशन हमारे पास क्या है, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, तो पहले उसको अंडरस्टैंड किया जाए। ठीक है, थिंक ऑन द प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, फिर आइडेंटिफाई किया जाए कि जी इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट क्या है और फिर प्रोसेसिंग क्या की जाएगी और रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ट्राई टू डेवलप ए सिंपल सोल्यूशन। उसके बाद अननेसेसरी डिटेल उस पर ना जाएं, जो कहा जा रहा है बस उतना पूरा कर दें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खुद से चीज़ें शामिल ना करें। यू कैन ट्रेस द सोल्यूशन ऑन द पेपर इन द फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिथम। बेटर है कि आप उसका पेपर पे एक स्केच सा बना लें। एन एल्गोरिथम क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स। ये कुछ लिमिटेड स्टेप्स के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है उसमें हमने देख लिया है कि आपको पता है कि ये एक्सेस जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो जो भी हम पॉइंट जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनपुट करेंगे, तो फिर ये हमारा प्रोग्राम ये बताएगा कि एक्स पे है एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे है या कौन से क्वाड्रेंट पे वो पॉइंट लाई करता है। अब यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम को देखा हमें पता चल गया कि इनपुट वैल्यूज़ क्या हैं, दी प्रोग्राम विल इनपुट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट वाई। हमें पता चला कि 2 वैल्यूज़ हमने गेट करनी है और दोनों वैल्यूज़ जो हैं इंटीजर टाइप की होगी। उसके बाद हमने आउटपुट हमारे पास क्या है कि एक मैसेज हमने प्रिंट करना है कि पॉइंट जो है कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, अब ये इसके लिए हमें पता है या मैथ के वाले से आपको सारी बातें पता हैं कि जी अगर ये एक्स और वाई जो है 0 है तो पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ठीक है, एक्स अगर कोऑर्डिनेट 0 है, वाई नॉन ज़ीरो है तो पॉइंट कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता हैं। इन बातों को ज़हन में रखते हुए जो है फिर ये एक प्रोग्राम बनाया गया। 2 वैल्यूज़ गेट की गई हैं और फिर ये इसके अंदर इफ़ और मज़ीद फिर अगर एक्स की वैल्यू भी 0 के इक्वल है, वाई की वैल्यू भी 0 की इक्वल है, इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो लाई करता है ओरिजिन पे। ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो लाई करता है y एक्सिस पे। इस तरीके से ये प्रोग्राम लेंथी है। तो ऐसा जो है ये क्वेश्चन बोर्ड में आया नहीं हुआ तो, लेकिन इसकी बेटर है कि आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 11 जो है क्वेश्चंस के हवाले से ये कंप्लीट होता है और यही टॉपिक जो है आपको ये इसमें भी मिल रहा है कि ये
ये हमने कर लिया। केस स्टडी बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये बताया जा रहा है नोट्स के अंदर भी कि ये आप सॉल्यूशन है, इनपुट वैल्यूज़ डिटेक्ट करेंगे, आउटपुट क्या होगी डिटेक्ट करेंगे, फिर आपको ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए और ये हमें मैथ के हवाले से भी पता है। उसके बाद जो है कि ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की आप प्रैक्टिस करें। लेंथी प्रोग्राम है, लेकिन लेंथी प्रोग्राम है तो कोई बात नहीं, इसकी प्रैक्टिस तो कम से कम आप कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये चैप्टर 11 है। अब इसको आप सॉल्व करें, इस प्रोग्राम को लिखें और अब जो है हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अपने एनवायरनमेंट में। जो कंडीशनल ऑपरेटर जो है उसको अगर हम देखें, कंडीशनल ऑपरेटर अगर हम देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब ये हमारे पास एक प्रोग्राम, इसको अगर हम देखें, ये स्टूडेंट ने बेटर कहा था कि सर इसको हाईलाइट कर दिया करें, ज़रा क्लियर हो जाता है। तो अब ये जो इसमें दो वैल्यूज़ गेट की गई और फिर कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू है तो हम ये एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू पहले आ जाएगी, इस लार्जर बाद में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को अगर हम चलाएं, इस प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं तो देखें दो वैल्यूज़ 3 और 4 हमने एंटर किया तो उसने जो लार्जर वैल्यू कंडीशन हमारे पास जो है जो भी लिखी है उसके वाले से ट्रू और फॉल्स के वाले से पहले वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है और साथ इज़ लार्जर शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने कंडीशन जो है वो क्या लिखी हुई है, कंडीशन हमने लिखी हुई है एक्स इज़ वाई ग्रेटर दैन वाई, तो हमने दूसरी वैल्यू वो ग्रेटर थी, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाई की वैल्यू प्रिंट हुई 4 इज़ लार्जर, ठीक है। ये प्रोग्राम अगर हम पहली वैल्यू को अगर ग्रेटर इनपुट करके कर लेते हैं 6 और 2 लिख देते हैं तो ये पहली वैल्यू वो प्रिंट कर देता है। अगर ये प्रोग्राम अगर हम चलाएं कि जी दोनों वैल्यूज़ अगर हम इक्वली एक जैसी कर दें तो फिर भी तो यही है ना, दोनों वैल्यूज़ अगर 6 लिखी हैं तो यही एक, अब आप एक 6 हो या दूसरा 6 हो तो ये 6 ही लार्जर है, ठीक है। अब ये आखिरी जो हमारे पास इसकी एग्जांपल, ये प्रोग्राम जो है इसको अगर हम देखें, ये वही कि जी एक नंबर एंटर करें, अगर वो 4 पे डिवाइड होता है तो मैसेज प्रिंट हो जाए कि जी डिविजिबल बाय 4 है। अगर 4 पे डिवाइड नहीं होता तो मैसेज प्रिंट हो जाए कि 4 पे डिविजिबल नहीं है। ये इस प्रोग्राम को अगर हम चलाएं तो अगर कोई वैल्यू लिखते हैं 8 लिख देते हैं तो 8 जो है वो 4 पे डिवाइड होता है, इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग पहले है तो ये प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई और वैल्यू अगर हम लिखते हैं 4 के अलावा वैल्यू 6 लिख देते हैं तो ये इस पर डिवाइड नहीं होता तो ये आंसर आ जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अगर वो आप बात कर लेते हैं उसकी केस स्टडी की, ठीक है, तो ये प्रोग्राम अगर आप कर लें, ये आपकी प्रैक्टिस है, या प्रोग्राम करें, वैल्यूज़ हैं आपने एंटर की 5 और 6 तो उसके वाले से वो कह रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इसकी वैल्यू लाई करती है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप इसकी डेफिनेटली प्रैक्टिस करें, इस प्रोग्राम को लिखें, प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस के आपके प्रोग्राम्स काफ़ी हो गए हैं क्योंकि चैप्टर 11 जो है, चैप्टर 11 में ये आउटपुट वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है ये फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, वो आउटपुट में एरर में फिर आपने रीराइट करना है, तो ये सारी चीज़ें अब आपकी प्रोग्रामिंग जो है ये प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 11 चैप्टर 12 ये आपके लिए मेन है, इम्पॉर्टेंट है, इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। मेरे मुताबिक चैप्टर 11 और चैप्टर 12 की अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, तो मार्क्स जो हैं, ठीक है, हम पास फेल की बात तो नहीं करेंगे ना, अब तो अच्छे मार्क्स की बात करते हैं, तो वो अच्छे मार्क्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चैप्टर 11 चैप्टर 12 जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो लॉन्ग हैं, चाहे शॉर्ट हैं, चाहे MCQ हैं, उसको लाजमी कवर करना है। इसीलिए ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो चैप्टर 11 से रिलेटेड जो MCQs हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा।
तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तो चैप्टर 11 के MCQs हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।